हेलो एवरीवन, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे आपका जो बीएड लेसन प्लान होता है उसके बारे में, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दोनों में काम आ सकता है उसके जरिए हम डिस्कशन करने वाले हैं और बात करेंगे इसमें ज्योग्राफी का जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको ओनली फॉर वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसी के साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बगैर देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें जो हमारा प्रकरण रहेगा वो रहेगा आपका सौरमंडल। इसी के साथ में ये लेसन प्लान होने वाला आपका ज्योग्राफी का क्लास होने वाली आपकी 9th वगैरह के लिए, या अपन कहें कि 8th 20 में ले सकते हैं। तो क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए साथियों, बगैर देरी के इस वीडियो में अपन जानते हैं और समझेंगे कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे इसमें इंटरफेयर हैं जो हमें समझने चाहिए। ठीक है, तो साथियों अब इसी के साथ में आपके सामने फर्स्ट स्लाइड में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ किसी स्टूडेंट के लिए। अब देखिए साथियों, आपके सामने आपकी जो नोटबुक है, या मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भी डायरी है उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, या नहीं देखा तो डायरी को खोल के बैठ जाइएगा। आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है ना। पहले से पहले आपको पेज टर्न ओवर करना है। उसमें आपको देखिएगा फर्स्ट नंबर पे दैनिक पाठ्य योजना, क्लियर। बाद में आपको दिनांक, जिस भी दिनांक को आप लेसन प्रेजेंट करना चाहते हैं वो लिख देंगे। उसके बाद में आपको जो भी क्लास में पढ़ाना है, या अपन कहें कि जिस भी क्लास के अकॉर्डिंग आपको लेना है वो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें साथियों जैसे कि मान लीजिए किसी ने 8th लिख दिया और उसके साथ में कालांश, कालांश का मतलब आपका पीरियड, ठीक है। सेकंड लेना चाहो, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपको लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। और आपके सामने विद्यालय, जैसे इसमें लिखा हुआ है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़ी, उसी के स्थान पर आपको जो भी स्कूल मिला है उसी स्कूल को आप नोट डाउन कर दीजिएगा, क्लियर। समय, इसमें जो भी आपका टाइमिंग रहे उसको लिख देना है, ठीक है। इसके साथ में संबंध इकाई पहला और आपका पाठ क्रमांक 1, ठीक। बात करेंगे किस विषय का है तो वो है भूगोल का, ठीक है। और इसी के साथ में है पाठ्य प्रकरण सौरमंडल, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में और आपको ये लेसन प्लान बताने वाला हूँ सौरमंडल से रिलेटेड, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगा। चलिए लगातार आप इसके साथ में बने रहिएगा, ठीक है साथियों। अब चलते हैं और इसके बारे में ऊपर से जानते हैं। तो उद्देश्य में आपको फर्स्ट नंबर पे लिखना है यहाँ पे आपका ज्ञानात्मक, ठीक है। अब ज्ञानात्मक कैसे, कि ऐसा क्या है जो नॉलेजेबल है, ठीक है ना, उसके बारे में अब इसमें आपको लिखना है जो आगे आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें है, ठीक है। विद्यार्थी सौरमंडल की संरचना, ग्रह और क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, ठीक है। ये है इसके लिए पहला पॉइंट, ठीक है, ज्ञानात्मक का। दूसरा है आपके सामने, विद्यार्थी सौरमंडल की संरचना, ग्रह और क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान एवं पुनः परिभाषित कर सकेंगे। क्लियर हुआ साथियों यहाँ तक का। चलिए अब इसी के साथ में इसको अप साइड हम स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। ज्ञानात्मक तक का आपका क्लियर हुआ। इसी के साथ में आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका अवबोध, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपका उद्देश्य था उसमें, ठीक है ना। अब इसमें जो मतलब कि व्यवहार का जो परिवर्तन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। विद्यार्थी सौरमंडल की संरचना, ग्रह और क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड की स्पष्ट एवं तुलनात्मक व्याख्या व उदाहरण दे सकेंगे। कहने का मतलब जो भी सौरमंडल की संरचना है, ग्रह है और क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड की जो स्पष्ट व्याख्या और अपन कहें कि तुलनात्मक व्याख्या, आलोचनात्मक व्याख्या और उससे रिलेटेड जो भी उदाहरण है उनको बता पाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक का। थर्ड पॉइंट आ रहा है आपके सामने आपका ज्ञानोपयोग, ठीक है। ज्ञानोपयोग क्या है, उसमें पहला पॉइंट आपको लिखना है आपका, विद्यार्थी सौरमंडल के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान का उपयोग ब्रह्मांड को समझने में कर सकेंगे या समझ सकेंगे, ठीक है। उपस्थित ग्रहों की पुष्टि कर सकेंगे, क्लियर। अब इसी के साथ में ज्ञानोपयोग का आपके सामने सेकंड पॉइंट है, विद्यार्थी ग्रह और उपग्रहों में पारस्परिक संबंध स्थापित कर सकेंगे या कर पाएंगे। क्लियर हुआ। 4 नंबर पॉइंट आ रहा है आपके सामने आपका अभिरुचि। उसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपके सामने, विद्यार्थी सौरमंडल के प्रति रुचि विकसित करते हुए इससे संबंधित पत्र पत्रिकाओं और पुस्तक के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसी का सेकंड सब पॉइंट, वो है विद्यार्थी स्वेच्छा से सौरमंडल के प्रभावों को जानने का प्रयास कर सकेंगे या उससे रिलेटेड प्रयास या कहें कि ट्राई कर पाएंगे। क्लियर हुआ साथियों। मैं आपको इसी के साथ में एक पॉइंट और बता दूं कि आपको अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम है या कहें कि ज़्यादा स्पीड से अगर आपको लग रहा है तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, उसके बाद में आप अपनी जो भी लेसन प्लान की डायरी है उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर साझा कीजिएगा। चलिए बगैर देर के अब आगे चलते हैं। 5 नंबर पॉइंट आ रहा है आपके सामने आपका अभिवृत्ति। इसके बारे में जानते हैं अभिवृत्ति क्या। इसमें पहला पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी सौरमंडल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। कहने का मतलब जो सौरमंडल होता है उसके बारे में जो पॉजिटिव उनका जो दृष्टिकोण है या कहें कि पॉजिटिव उनका व्यू है उसको डेवलपमेंट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सब पॉइंट आ रहा है आपके सामने, विद्यार्थी सौरमंडल की व्याख्या करने वाले खगोल शास्त्री की सम्मति, दृष्टिकोण आदि का सम्मान कर सकेंगे। इसका मीन्स है कि जो सौरमंडल के जो भी खगोल शास्त्री हैं उन्होंने जो सौरमंडल को एक्सप्लेन किया है उनका जो सम्मान है या अपन कहें कि उनके जो व्यू है उनको वो रेस्पेक्ट दे पाएंगे, जो भी विद्यार्थी होंगे, जो भी पढ़ने वाले छात्र या छात्राएं होंगी।
क्लियर हुआ यहाँ तक का। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके सामने कौशल। चलिए मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर की तरफ, आपको इसको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है। साथियों यहाँ पे अब आपके सामने आ रहा है आपका कौशल। कौशल आ रहा है 6 पॉइंट या कहें कि लास्ट पॉइंट, जिसको अपन इंग्लिश में अक्सर बोल देते हैं आपका स्किल। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। इसमें है आपके सामने फर्स्ट सब पॉइंट, विद्यार्थी सौरमंडल का प्रतिरूप या मॉडल बना सकेंगे। कहने का मतलब जैसे सौरमंडल होता है, आपने कहीं पर भी बुक में प्रिंटेड देखा होगा या कहीं भी आपने मोबाइल में आपकी स्क्रीन पर देखा होगा या अनोदर जगह पे आपने कहीं भी देखा होगा, कहीं बुक में देखा होगा, आप वहाँ पे सौरमंडल को देख पाते हैं। बच्चे क्या है कि उसको सेम कॉपी, यानी कहने का मतलब उसको देखा और उसके बाद में उस चीज़ का मॉडल डिजाइन कर सकते हैं या वो बना पाएंगे। जैसे आपके सामने कोई भी सपोज दैट आप एक चांद को देखते हैं रात के टाइम में, आपने चांद को देखा और उसके बाद में अगर आप उसको कैंडल से या कहें कि लाइट से या कहें मोम से आप उस चीज़ को चांद की एक आकृति बना सकते हो। ठीक है साथियों, तो वो है मॉडल का प्रतिरूप। इसी प्रकार से सौरमंडल का प्रतिरूप बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके सामने, विद्यार्थी सौरमंडल से संबंधित विभिन्न तथ्यों और सूचनाओं का संकलन कर सकेंगे। यानी कि जो भी सौरमंडल है उससे रिलेटेड वो सारी की सारी जो फैक्ट्स हैं और उनकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है साथियों, यहाँ तक का क्लियर हुआ। हाँ, मुझे पता है कि आपको ये सारी चीज़ें बतानी नहीं चाहिए ये, क्योंकि ये आपके कोई भी काम की नहीं है, बट लेकिन आपको जो जो आवश्यक है अब उनके बारे में ही डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। सहायक सामग्री में आपको लिखना है जो अपनी मतलब कि स्कूल में क्या क्या चीज़ें काम आती हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं जो एक बीएड स्टूडेंट के पास में होती हैं। ठीक है, तो जिसमें होता है चौक, डस्टर। देखिए आपको बता दूं, चौक को बोलते हैं अपन हिंदी में श्वेत वर्तिका। ठीक है, और डस्टर को बोला जाता है आपका हिंदी में झाड़न। क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने संकेतक, जिसको अक्सर अपन इंग्लिश में पॉइंटर बोल देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लपेट फलक, जिसको बोलते हैं फोल्डिंग बोर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट आपके सामने सौरमंडल प्रतिरूप, यानी कि सौरमंडल का कोई भी व्यू हो आपके पास में, किसी भी पेज पर प्रिंट आउटेड हो या कहें कि कोई भी बुक है उसमें आपके सामने उसका फोटो प्रिंटेड हो। ठीक है, इसी के साथ में है अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, जो भी कक्षा में काम आने वाली चीज़ें होती हैं। जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी है XYZ जो टीचर के काम में आती हैं वो सारी की सारी हैं। इसके साथ में है शिक्षण विधि या प्रविधि, कौन कौन सी जो विधियां हैं वो शिक्षण के दौरान में काम ली गई। ठीक है, उसमें आपको लिखना है प्रश्नोत्तर, मतलब कि जो टीचर है जो स्टूडेंट से प्रश्न भी पूछ सकता है, इस पाठ के दौरान टीचर प्रश्न भी पूछेगा। ठीक है, और व्याख्यान, प्रदर्शन विधि एवं विद्यार्थी सहभागिता द्वारा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके सामने पूर्व ज्ञान, बच्चों को इस लेसन प्लान से रिलेटेड या कहें कि इस लेसन से रिलेटेड पूर्व का ज्ञान क्या है, या कहें कि वो इस लेसन के बारे में वो पहले से क्या जानते हैं। ठीक है, तो वो क्या जानते हैं, विद्यार्थी सौरमंडल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्योंकि कैसे रखते हैं, अपन अपने आसपास में देखते हैं कि बच्चे ग्रहों के बारे में अक्सर उनके नाम जानते हैं, उसके साथ में उन ग्रहों की संख्या भी जानते हैं, उनके साथ में वो ग्रहों से रिलेटेड अक्सर टीवी में कुछ ना कुछ एड्स वगैरह भी देखते रहते हैं। इस वजह से उनको सामान्य जानकारी उन चीज़ों से रिलेटेड रहती है। ठीक है, अब इसी के साथ में अब अपना चलता है यहाँ पे आपके सामने आपका प्रस्तावना कौशल। ठीक है ना, अब प्रस्तावना कैसे बनाएंगे किसी भी लेसन प्लान की। देखिए साथियों, अब आपके सामने आ रहा है प्रस्तावना या अपन कहें कि पाठो स्थापन। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। आपको सिंपली से एक टेबल बना लेना है। ठीक है ना, इस टाइप से जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें से आपको 3 रो बनानी है। एक जो आपकी स्टार्टिंग हो, जिसको अपन कहते हैं सीरियल नंबर या कहें कि हिंदी में आपका क्रम संख्या, उसको आपको हल्का सा या कहें कि थिन बनाना है, पतला बनाना है या कहें कि कमजोर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने, उसको बनाना है आपको लेंथी या लंबा या कहें चौड़ा। ठीक है, और उसी के साथ में दूसरा है जो छात्र क्रियाएं या कहें कि स्टूडेंट जो एक्टिविटीज है वो बनानी है आपको थोड़ा सा थिन। क्लियर हुआ। बात करते हैं क्रम संख्या। पहले नंबर पे आपको क्या पूछना है, वो है पेड़ पौधे जीव जंतु कहाँ पर पाए जाते हैं। अक्सर बच्चे इसका आंसर देते हैं पृथ्वी पर, क्योंकि हम सभी भी जानते हैं कि पेड़ पौधे और जीव जंतु कहाँ होते हैं, हमारे सामने होते हैं और हम सब कहाँ हैं, पृथ्वी पर हैं। ठीक है, बच्चों का यहाँ तक का क्लियर हुआ। ये सारे के सारे पूर्व ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि जो बच्चों के साथ में बच्चे के साथ में और टीचर के साथ में उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन का एक कॉम्बिनेशन बना सके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपको इसी पृथ्वी जो मतलब कि इधर आंसर आता है बच्चों से, उसी से आपको दूसरा क्वेश्चन उठाना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि पेड़ पौधे जीव जंतु कहाँ पर पाए जाते हैं, वहीं पर पृथ्वी पर उन्होंने आंसर दिया। उसी के साथ में आपको अब पृथ्वी से उठाना क्वेश्चन, पृथ्वी पर आपने उठाया कि पृथ्वी क्या क्या है। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिला, एक ग्रह। ठीक है, अब आपको क्या बोलना है, ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं, यानी कि ग्रहों का जो ग्रुप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं सौरमंडल। ठीक है, अब सौरमंडल से आपने क्वेश्चन बनाया कि सौरमंडल के विषय में आप क्या जानते हैं। अब बच्चे मौन रहेंगे तो ये क्या हो गया, आपका समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, या कहें कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी के साथ में आपको देखने को मिल रहा है अब आपके सामने आपका
उद्देश्य कथन, ठीक है, जो आप बच्चों को कहेंगे कि भाई इसके बारे में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है ना। उद्देश्य कथन के बारे में आप कहेंगे बच्चों आज हम सौरमंडल के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, आपको सेम का सेम आपकी जो लेसन प्लान की डायरी है उसमें नोट डाउन कर लेना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने प्रस्तुतिकरण या पाठ का विकास, जिसमें एक रो होगा आपके पास में अध्यापन बिंदु, या नहीं होगा तो आपको ये बना लेना है। दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, उसी के साथ में आपका स्टूडेंट एक्टिविटी सेम है, और उसी के साथ में श्यामपट सारांश एवं सहायक सामग्री, कहने का मतलब जो भी आपकी ब्लैक बोर्ड सामग्री होती है वो, और उसके साथ में हेल्पफुल टीचिंग एड्स होती हैं वो लगानी है, ठीक है। पहला नंबर पॉइंट आ रहा है आपके सामने, आपको ये लिखना है सौरमंडल की संरचना। उसके बाद में विकासात्मक प्रश्न आपको पूछने हैं, वो कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करके इस चीज़ के बारे में दिखा देता हूँ, ठीक है साथियों। आपके सामने पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि दिन में ऊर्जा या धूप हमें किससे प्राप्त होती है, तो बच्चे सभी जानते हैं कि किससे, सूर्य से। क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट आपको क्वेश्चन पूछना है या लिखना है सूर्य को किस मंडल का मुखिया कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, सौरमंडल, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ रहा है आपके सामने कि सौरमंडल की संरचना के विषय में बताइए, तो उसमें क्या आएगा, संभावित उत्तर। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट पे जब इसके साथ में आपको यहाँ पे सिंपली से आपको लिखना है वो है क्या, मतलब कि सूर्य है जो 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या अपन कहें कि क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल को सौर परिवार भी कहा जाता है, जिसका मुखिया सूर्य है। क्लियर हुआ यहाँ तक। आपको सेम सिंपली से ऐसी तरीके से आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप इसको सेम का सेम कॉपी कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं बनाएगा, ठीक है। इसी के साथ में आपने क्या लिखा नेक्स्ट नंबर पे कि सूर्य सौरमंडल कि सभी, या कहें कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुमान के आधार पर सौरमंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के धरातल पर तक पहुंचने में 8 मिनट और 30 सेकंड लगते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको पूछना है बोध प्रश्न। इसी के साथ में सेकंड रो आपको दिख रहा है कि छात्र छात्राएं क्रियाएं, इसमें आपको क्या लिखना है, ठीक है। इसमें सिंपली से जो हमने लिख रखा है आपको दिख रहा है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य जो बिंदु होते हैं या कहें कि जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको अपनी जो भी उनकी नोटबुक होती है उसमें नोट डाउन करेंगे या लिखेंगे। क्लियर हुआ। इसी के साथ में अब आपको यहाँ पे श्यामपट सारांश या कहें कि ब्लैक बोर्ड समरी क्या लगानी है वो हमने लगा दी है यहाँ पे। आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर सकते हो। इसमें हमने लिखा है कि सौरमंडल में 8 ग्रह और उसी के साथ में अन्य ग्रह होते हैं, ठीक है ना, अन्य खगोलीय पिंड मिलते हैं। इसी के साथ में सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ठीक है, और सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। सौरमंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। क्लियर हुआ यहाँ तक का। एक श्यामपट हमने यहाँ पे यूज कर लिया। इसी के साथ में ये आपके सामने डिटेल्स भी लिख दी है, ठीक है। अब वहाँ पे हमारे सामने क्या करना था, हमने को बोध प्रश्न लिखना था, ठीक है। तो बोध प्रश्न के लिए सिंप्लिसिटी आपके सामने प्रेजेंटेड है कि भाई अध्यापन बिंदु, ठीक है। अध्यापन बिंदु को अब यहाँ पे आपको खाली रखना है क्योंकि हमें पूछना है बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में आपको पहला प्रश्न पूछ लेना है कि सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सिंपली से आपके सामने आंसर आएगा 8 ग्रह, क्योंकि बच्चों को आपने पहले से ऑलरेडी बताया था, ठीक है। उसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा कि सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है, तो उसके बारे में आया कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। उसके साथ में अब सेकंड पॉइंट आपको यहाँ से स्टार्ट करना आपका ग्रह के बारे में कैसे कि उसमें विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, जैसा सिंपली से आपने पहले पूछा था वही का वही आपको सेम तरीके से कॉपी रखना है। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्नों के बारे में, ठीक है। विकासात्मक प्रश्न आपने उठाए कि सूर्य किस मंडल के केंद्र में स्थित है, तो वो है सौरमंडल के केंद्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने उठाया कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो वो है आपके 8। और ग्रह किसे कहते हैं, ये क्या है, संभावित उत्तर, मतलब कि हो सकता है कि बच्चे इसके बारे में संभावना से उत्तर दे पाए, या मान लीजिए उनको नहीं पता हो, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज कम होती हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं संभावना के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने। अब यहाँ से आपको फिर से टीचिंग करना है, यहाँ से आपको लिखना है सिंपली से क्या लिखना है कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के या कहें कि सूर्य की दूरी के अनुसार वे कौन कौन से हैं, वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून क्या था, नेक्स्ट वीक हो चुका था पहले। इसी के साथ में है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते
दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं जिन्हें कक्षा कहा जाता है। क्लियर। इसी के साथ में सेकंड पॉइंट पे आपको इधर लिख लेना है, जो भी स्टूडेंट एक्टिविटीज होती है उसमें आपको सिंप्लिसिटी से आपका लिखना है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी पुस्तिका में नोट करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब इसी के साथ में आगे बात कर लेते हैं। आगे हमने लिख रखा आपके सामने कि भाई बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हैं और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, या कहें कि 88 डेज लगते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब इसी के साथ में नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड ओपन है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। सन 2006 ईस्वी से पूर्व प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु सन 2006 ईस्वी के बाद प्लेटो को बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया या छोटे ग्रह की श्रेणी में माना गया। क्लियर हुआ यहाँ तक का। इसी के साथ में टीचिंग एड और ऐड किया हमने यहाँ पे। देखिए कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और ग्रह जिस पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहा जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। क्लियर हुआ यहाँ तक का। इसी के साथ में उठा लिया अब यहाँ पे बोध प्रश्न, या कहें कि आपका भूत की जिन क्वेश्चनों से बोध होता है, नए क्वेश्चंस जो आगे में, या कहें कि जिन चीज़ों के बारे में आपने बताया बच्चों को उनसे उनको क्या बोध हुआ, क्या नॉलेज मिली। ठीक है, उनमें पहला नंबर पे हमने उठाया कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो उन्होंने बताया कि बुध ग्रह। और बोने ग्रह की श्रेणी में किस ग्रह को रखा गया है, तो वो है प्लूटो, या कहें कि प्लेटो को। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ रहा है आपके सामने क्षुद्र ग्रह व उल्कापिंड। ठीक है, अब उनके बारे में बच्चों से कैसे पूछें, या उनसे उस पॉइंट पर पहुंचने पर या उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बच्चों से किस प्रकार से जोड़ा जाए या उनको किस तरीके से बढ़ा जाए, तो उससे रिलेटेड हमें विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। वो किस टाइप से कि सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो वो कितने हैं, 8। क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट पे आपने लिखा कि 8 ग्रहों के अतिरिक्त और कौन से आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो उनमें था क्षुद्र ग्रह व उल्कापिंड। क्लियर हुआ। और थर्ड पॉइंट है कि क्षुद्र ग्रह वे उल्कापिंड से क्या तात्पर्य है। कहने का मतलब क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड है उनसे क्या मीन्स होता है, क्या उनका मीनिंगफुल है। ठीक है ना, तो इसके बारे में संभावना है कि उत्तर मिल भी जाए और ना भी मिले। क्लियर हुआ। अब उसके बाद में आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, बच्चों को क्या एक्सप्लेन करना है और किस तरीके से एक्सप्लेन करना है आपके सामने लिखा हुआ है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक का आप सभी का। और इसके साथ में बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज अब यहाँ पे हमने ले लिया है। आपको सेम इसी प्रकार से, ज़्यादा कुछ नहीं, तो आपको सेम इसी प्रकार से आपको नोट डाउन करना है आपकी जो भी लेसन प्लान की डायरी है उसमें। ठीक है ना साथियों, इसी प्रकार से रिलेटेड और भी जितने भी वीडियोस हैं मैं बहुत जल्दी आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके साथ में आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसके साथ में अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, इसके बाद में देखने के बाद में भी आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द ही दूसरा लेसन प्लान भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में दूसरे के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोटों के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ठीक है ना, अब इसके बाद में आपको जस्ट ऊपर स्क्रॉलिंग करिए और आपको मिल गया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को भी उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी यह उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कहने का मतलब देखिए, उल्कापिंड क्या होते हैं, जो हमारे जो तारा होते हैं ना, जो तारा आसमान में हमें दिखाई देते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। और जो तारा जैसे कि टूटता हुआ आता है तो सभी को क्या लगता है कि वो पृथ्वी के ऊपर गिरने वाला है। ठीक है ना, तो उल्कापिंड होता है वो इतने नज़दीक आ जाते हैं, मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये अब गिरने वाला है, अब गिरने वाला है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, और इसको क्या करेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना, इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इसके फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। मतलब आप सभी ने कभी ना कभी देखा होगा कि आसमान से पत्थर आना। ठीक है ना, जब तारे टूटते हैं या गिरते हैं तो नीचे जमीन में बहुत अच्छे तरीके से गड्ढे बना देते हैं बढ़िया संख्या में। कभी ना कभी आपने न्यूज़पेपर में या कभी ना कभी किसी टीवी शो में आपने जरूर सुना होगा इससे रिलेटेड। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे। देखिए साथियों, अब यहाँ पे आपका लेसन प्लान है जो कंप्लीट होने जा रहा है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, अब कंप्लीट होते जा रहा है, आपको लास्ट में बहुत प्रश्न पूछने हैं, किस टाइप से पूछेंगे। ठीक है ना, तो आपके सामने आपका जो मैं कहूँ कि आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है आपके। ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह किसके
भाग या किस ग्रह के भाग होते हैं, ठीक है ना। तो वो किसके होते हैं, ग्रह के भाग होते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ में सेकंड नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने आपका, किस आकाशीय पिंड के गिरने से धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, तो वो कौन सा है, उल्का पिंड। क्लियर हुआ। इसी के साथ में अब आपको लिखना है आपका पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न, या कहें कि आपका एवल्यूशन क्वेश्चंस, ठीक है ना। उसमें से आपको पहला नंबर क्वेश्चन उठा लेना है, या मैं कहूं आपके सामने कि भाई क्वेश्चन कौन कौन से उठाएंगे आप, तो आपके सामने है कि भाई पहला क्वेश्चन आप उठा सकते हैं कि सौरमंडल का मुखिया है जो क्या कहलाता है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति। तो आपको पता है कि सौरमंडल का कौन कहलाता है, सूर्य, लेकिन इसका आंसर कौन देंगे, बच्चे देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, बी आंसर होगा इसका, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अरे यार ये बताना नहीं चाहिए क्योंकि वो सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे, या आपको ओनली फॉर सिंपली से लिखना ही तो है, आपको क्या करना है उससे रिलेटेड, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। अरे यार फिर बता दिया, नहीं बता रहा आपकी बार। पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को ब्लैंक कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, आकाशीय या उल्कापिंड, तो उनको कहेंगे उल्कापिंड, ठीक। और 4 नंबर है शुक्र ब्लैंक को जुड़वा ग्रह माना जाता है, किसका, पृथ्वी का या सूर्य का, सूर्य का, ठीक है। इसके साथ में नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने आपका क्या, ग्रह कार्य। बच्चों को होमवर्क भी तो देना है ना कुछ, क्या दोगे होमवर्क बताओ। आपके सामने है 2 क्वेश्चन देने होते हैं, सिंपली से आपको इनको कॉपी पेस्ट कर देना, आपकी जो भी लेसन प्लान की डायरी है उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपका लेसन प्लान तैयार होगा यार, ग्रेडिंग मिलेगी आपको बहुत शानदार, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर पहला, सौरमंडल का सचित्र वर्णन कीजिए, कि सौरमंडल होता है उसके बारे में हमें सचित्र बताइए, ठीक है ना। चित्र भी बनाओ उसका और उसके साथ में उसका वर्णन भी करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि सौरमंडल को परिभाषित करो, जो भी उसकी परिभाषाएं होती हैं, जो भी उससे रिलेटेड, जो भी कहने का मतलब जो भी उसकी जो डिटेल्स होती हैं वो एक्सप्लेन करो, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है साथियों आपका यहाँ तक का बहुत अच्छे तरीके से आपका पहला लेसन प्लान है जो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपसे दूसरा लेसन प्लान भी तैयार नहीं होता है तो कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप एक कमेंट डालिएगा, उसके बाद में हम आपको जल्द ही दूसरा लेसन प्लान भी प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ में साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर साझा कीजिएगा जिनको लेसन प्लान बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो क्या पता किसी भाई का भला हो जाए, उनको थोड़ा सा आसानी हो जाए लेसन प्लान बनाने में। साथियों अब तक के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अब तक के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।